हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग महिला पर्यवेक्षक 2021 के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो जीएस के जो हम लोग एनालिसिस किए थे वो अपलोड हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी उसको देख चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी के जो प्रश्न आए थे उसको एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आता है 61 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। पहला फाटक, ये देशज शब्द है। चकचक, ये भी देशज शब्द है। और खर्राटा ये भी देशज शब्द है। लेकिन जो चौथा है कनस्तर, ये देशज शब्द नहीं है, ये है पुर्तगाली शब्द, तो ये विदेशज शब्द में आ जाएगा। ठीक है, देखो कनस्तर का क्या मतलब होता है। कनस्तर का मतलब होता है एक टीन का बना हुआ चौकोर आकार का एक पात्र जिसमें आप घी, तेल, आटा इत्यादि जो है रख सकते हैं। तो ये पुर्तगाली शब्द हुआ, उसको आपको याद रखना। कनस्तर एक पुर्तगाली शब्द है। और कौन से पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे तौलिया हो गया, गिरजाघर हो गया, बिस्कुट हम लोग बोलते हैं, ये सारे जो है पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द पुर्तगाल का यहाँ पे आगमन हुआ था भारत में, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से जो शब्द थे वो एज इट इज़ हिंदी में ले लिए गए हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कनस्तर हुआ। अगले प्रश्न में आते हैं, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है अभिभावक, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अभिभावक, ऑप्शन डी अभिमत। ठीक है, अच्छा रुको मैं ये बता देता हूँ कि जो 61 का आंसर था वो डी था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कनस्तर आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं 62 नंबर का बताया था उसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो अभिवादक का मतलब क्या होता है। चारों शब्द का मतलब आप लोग जान जाइए, चारों जो है महत्वपूर्ण शब्द हैं। अभिवादक का मतलब होता है अभिवादन करने वाला या वंदना करने वाला, स्तुति करने वाला। तो ये तो अतिथि का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप देखोगे अभिभावक। अभिभावक मतलब जानते हो गार्जियन, अभिभावक कहते हैं उनको, देख रेख करने वाला, आश्रय देने वाला, उसको हम लोग अभिभावक कहते हैं। और एक होता है अभिमत। अभिमत तो मत से क्या समझ रहे हो, जैसे कोई सुझाव हो गया, किसी का विचार हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं अभिमत। और अभ्यागत, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अतिथि का पर्यायवाची होता है अभ्यागत। देखो अभ्यागत मतलब क्या होता है, ये ना अभ्यागत जो है यण स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे, अभियोग आगत, तो आने वाला, आगत मतलब क्या होता है आने वाला, उसी को बोलते हैं अतिथि। तो उसका अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा अभ्यागत। अभियोग आगत, ये ई और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, य बनाते हैं। ठीक है, इसलिए बन जाता है अभ्यागत, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर पर आते हैं। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अभिषेक, 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 तो क्या हो जाएगा इसका। ये शुद्ध शब्द है अभिषेक। सरोता का स बोलते हैं ना, वो आता है जिसको हम लोग जो है मूर्धन्य सकार बोलते हैं। ठीक है, ये जो अभिषेक है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का अभियोग सेक मतलब दंत सकार, अभियोग सेक। तो ई और से मतलब इसमें क्या होता है, जो स होता है दंत सकार जो है, सरोता का स, वो जो है षटकोण के स में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या बन जाता है, संधि हो करके अभिषेक बन जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, शुद्ध शब्द क्या होगा, अभिषेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 64 नंबर का प्रश्न, उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली। पहला। दूसरा बोल रहा है उसने उसके गले में फूलों की माला डाली। तीसरा बोल रहा है उसने उसके गले में माला डाली। और चौथा बोल रहा है उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। तो आप चौथे ऑप्शन को देखोगे ना, थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये शुद्ध क्यों लगेगा आपको। उसने उसके गले में फूलों की, भाई फूल तो बहुत सारे होंगे ना, और फूलों की क्या बनती है, एक माला बनती है, उसको डाली। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका जो अभिषेक है ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। उसने उसके गलों में फूलों की एक माला डाली, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे उसने उसके गले में फूलों जो है वो आपका बहुवचन में होगा, और एक माला डाली वो आपका एक वचन में होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो 65 नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखो जब आप बात करेंगे कि वाक्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, देखो अनिवार्य तत्व एक होता है, उसमें जो है 6 वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से,
सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये 6 क्या होते हैं, उसके अनिवार्य तत्व होते हैं। तो सार्थकता है, योग्यता है, पदक्रम है। अब बच जाता है उद्देश्य। तो देखो उद्देश्य भी क्या होता है, किसी भी वाक्य में ना 2 पार्ट होते हैं। देखोगे तो सामान्यतः जो सामान्य वाक्य है ना उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कहा जा रहा है उसको हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच जाता है, जैसे उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको कि राम विद्यालय जाता है, तो भाई राम क्या हो जाएगा, उसके बारे में कहा जा रहा है ना, तो वो उद्देश्य हो जाएगा। और उसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो विद्यालय जाता है, तो उतना पार्ट पूरा विधेय हो जाएगा। तो देखो इसमें उद्देश्य भी क्या है, एक आवश्यक तत्व बनता है वाक्य में। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है मेरे ख्याल से उसमें क्लैरिटी नहीं है, चारों इसका ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, चारों सही होने चाहिए। ऑप्शन की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके कारण व्यापम इसका क्वेश्चन को विलोपित भी कर दिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन जो आशीर्वाद है ना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत सी जगह पे आप देखोगे, पेपर पे देखोगे, कहीं शादी समारोह पे लिखा रहता है आशीर्वाद समारोह, बहुत ही गलत लिखते हैं, ठीक है। आपको लेकिन अभी अच्छे से याद करना है, मैं आपको याद कराऊंगा कि इसका शुद्ध रूप होता क्या है। देखो आशीर्वाद को आप जब उच्चारण करोगे ना, तो आशी है ना, ध्वनि ज़्यादा लग रही है, तो सबसे पहली बात तो बड़ा ही आएगा, श में, शक्कर के श में बड़ा ही आएगा। उसके बाद हम लोग उच्चारित करते हैं र, आशीर्वाद, ठीक है। तो जब भी र का उच्चारण होता है ना, तो वो दूसरे शब्द के साथ जुड़ करके आता है। आशी श के बाद र का उच्चारण हो रहा है, तो वो किस में जाएगा, उसके बाद जो दूसरा अक्षर आ रहा है उसके साथ वो जुड़ता है, अक्षर बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो किसके साथ जुड़ेगा, व के साथ जुड़ेगा, ना कि श के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो आप उच्चारण अगर आप अच्छे सही तरीके से करते हैं ना, तो आपसे शब्द में लिखने में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। और एक अगर बात बताऊं तो आशीर्वाद में ना विसर्ग संधि होता है, आशी योगवाद, आशी योग, आशा के साथ जो है विसर्ग लगता है, और वो किसमें, उसके साथ फिर जो श के स्थान पर जो हलंत है उसके स्थान पर र का जो है आगत हो जाता है, तब वो क्या बनता है, आशीर्वाद। तो ये भी याद रखिएगा कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है और बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लिखा ही सब जगह जो हम लोग देखते हैं अखबार में और पत्रिका में, टीवी में, तो बहुत इसमें गलत जो है देखने को मिलता है। वैसे आप श्रृंगार देखेंगे तो श्रृंगार में जो वो भी जो है गलत लिखते हैं बहुत लोग, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दुर्गेश। दुर्गेश में कौन सी संधि है, तो दुर्गेश में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। देखो दुर्गेश कैसे बना हुआ है, दुर्गेश कैसा बना हुआ है, दुर्ग योग इश, मतलब दुर्ग का जो है अ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बना रहे हैं, अ और ई मिलके ए बना रहे हैं, तो इसमें कौन सा है, गुण स्वर संधि आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, दुर्गेश गुण स्वर संधि का, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, दुर्ग योग ईश गुण स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि भी दिया, इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विद्या युगालय दीर्घ स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक एक योग एक हो जाता है। यण स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे है स्वागत है तो सुयोग आगत, ठीक है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यण स्वर संधि का। इत्यादि है, इति योग आदि, ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो इत्यादि और स्वागत को याद रखना, इसमें जो स का उ है और आगत का आ है वो दोनों जुड़ के व बनाते हैं, इसलिए वो क्या बनता है, स्वागत। वैसे इत्यादि में इति के साथ जो ई जुड़ा हुआ है और आदि का आ दोनों जुड़ के य बनाते हैं, तो क्या बनता है, इत्यादि बनता है। इससे मैं पहले बताया था कि जिस किसी भी शब्द में अगर य और व आपको दिख रहा है ना बीच में, तो उसके 90% चांसेस है कि वो यण स्वर संधि होगा। इसलिए य और व को ना हम लोग ये भी बात बता दूँ, अर्धस्वर बोलते हैं। ये भी आता है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो य और व को याद रखना कि अर्धस्वर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 68 नंबर का कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, कर्पूर, दुग्ध, अंगूठी, अट्टालिका। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज़, जैसे संस्कृत के शब्द थे उनको हिंदी में ले लिया गया।
उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो कर्पूर संस्कृत का शब्द है, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, उसका दूध होता है। अट्टालिका ये भी शब्द संस्कृत का शब्द है। इसमें जो अंगूठी आता है ना वो संस्कृत का शब्द नहीं है। इसका तत्सम अगर पूछोगे तो होता है अंगुष्टिका, अंगुष्ठिका, ठीक है, ये तत्सम है। अंगूठी जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। ऊ का देखो उच्चारण करने पे ही पता चल रहा है कि जो आपका ओष्ठ है वो क्रिया कर रहा है, ओष्ठ आपका गोलाकार बन जा रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। आप बोल कर ही देख लीजिए, ठीक है। अब देखो मूर्धन्य कंठ और दंते भी दिया हुआ है, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे अगर क वर्ग आता है तो देखो ये स्टार्ट ना कंठ से होता है, कंठ होता है, फिर आपका तालु होता है, फिर मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। तो देखो लाइन से चलेगा ना, कंठ से होता है क वर्ग का उच्चारण, ठीक है। तालु से होता है च वर्ग का उच्चारण, फिर मूर्धा से होता है ट वर्ग का उच्चारण, दंत से होता है त वर्ग का उच्चारण, और ओष्ठ से होता है प वर्ग का उच्चारण। आप उच्चारण करके देख लीजिए, तो कम एटलीस्ट आप वर्ग को याद रखें। क से स्टार्ट होता है कंठ से और ओष्ठ से खत्म होता है प वर्ग पर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आता है ये प्रश्न। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरात्र में कौन सा समास है? 70 नंबर का क्वेश्चन है, नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र 9 दिनों की रात्रि, ठीक है, 9 दिनों का रात, ये होता है उसका समासिक विग्रह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। जब कभी भी ऐसा 2 दिन 2 4 जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, तो 2 4 ऐसे 9 तक अगर आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम चांसेस है वो कि द्विगु समास होगा, इसमें ही संख्या का उल्लेख होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 71 नंबर का, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फुलबासन में किसकी कथा है? तो फुलबासन किसकी कथा है? सीता और माता सीता और लक्ष्मण की कथा है फुलबासन में। ये छत्तीसगढ़ की एक लोक गाथा है फुलबासन, जिसमें माता सीता और लक्ष्मण का उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर का, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है अध्यक्ष, वरिष्ठ, विशिष्ट, प्रधान। तो खास, ये भी मेरे लिए खास ऐसा बोलते हैं ना, मोर पर खास हरे, तो ये क्या होता है हिंदी में? उसका अनुवाद होता है विशिष्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। खास का हिंदी अनुवाद क्या होता है? विशिष्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं 73 नंबर पर, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होता है। तो संयोजक हो झोकैया, जोरैया, पठौया, सिर जनैया। तो जोरैया शब्द आप लोग जानते हो, ठीक है। जो संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होता है जोरैया, जोड़ने वाला संयोजक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? तो 1890, 1857, 1885, 1703। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ये जो 1885 वाली बात है उसको ध्यान रखिएगा। 1885 में एक हमारे व्याकरणाचार्य थे हीरालाल काव्योपाध्याय, उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण ये लिखा था उन्होंने 1885 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप आप वहाँ से मान सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि व्याकरण का, कि छत्तीसगढ़ी शब्द का ये उल्लेख नहीं किया। तो इसमें भी क्वेश्चन की क्लैरिटी ना होने के कारण जो है यहाँ हमने इसको विलोपित कर दिया। तो आप लेकिन ये बात याद रखिएगा, 1885 की हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहते हैं, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण रचना की थी 1885 में। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, 75वां नंबर का, ठीक है। प्रश्न है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? बघेली और भोजपुरी से, बुंदेली और मराठी से, उड़िया और भोजपुरी से, मराठी और गोंडी से। देखो हम लोग का जो पश्चिमी हिस्सा है, मैकल श्रेणी वाला, कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे ना, जो कि आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र है ना, तो मराठी बोली जाती है। तो वहाँ पे बुंदेली और मराठी का प्रभाव दिखता है। किसका दिखता है? बुंदेली और मराठी भाषा का प्रभाव वहाँ पे दिखता है छत्तीसगढ़ी पे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा
जो पश्चिम है ना, वहाँ की बोली क्या है, छत्तीसगढ़ की जो पश्चिमी हिस्सा वहाँ पे ना खल्हाटी बोली बोली जाती, खल्हाटी। ये आया हुआ प्रश्न है, खल्हाटी। और कमारी है, मरारी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पूर्वी का भी एक बार प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है, तो है लरिया बोली। उड़ीसा है ना, लरिया बोली बोली जाता है। और बिंजवारी को भी आप याद रखना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे आज के लिए हिंदी के, इसको सभी को आप याद रखिएगा, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। जो जो फैक्ट मैं आपको बताया हूँ उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के और अगर प्रश्न सॉल्व करने होंगे तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आगे के भी प्रश्नों को लाएंगे। थैंक यू सो मच।